अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तेजी से इकदाम कर रही है। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कानून साजी का बिल पार्लियामेंट में लाए जाने के लिए तैयार है। हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत मान ली है और प्रोग्राम की बहाली से पहले ही उस पर अमल दरामद भी कर रही है। बैनुल अक़वामी मार्केट में कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से पैदा होने वाले खदशात की वजह से तेल की कीमतें गिरी हैं, जिससे हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में फी लीटर 30 रुपए जमा करने की IMF की शर्त पूरा करने में मदद मिलेगी। और ये कीमतें नीचे रहीं तो लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किए बगैर ही हुकूमत ये शर्त पूरी कर सकती है। और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब का डिपॉजिट स्टेट बैंक के पास रखवाने के लिए मुआहदे पर आज दस्तखत हो गए हैं और मुआहदे के तहत ये डिपॉजिट स्टेट बैंक के ज़खायर का हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में मुआवनत करेगा। मुशीर खजाना की तरफ से दावा किया गया था कि सऊदी अरब की तरफ से कर्जा पुराने कर्जे की शराइत पर ही होगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक माजी के बरक्स इस बार सऊदी हुकूमत ने $3 अरब का यह कर्जा 4% शरह सूद पर दिया है। उधार तेल की मद में भी पाकिस्तान को मज़कूरा रकम पर 3.8% सूद देना होगा। इससे पहले सऊदी अरब से जब कभी पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही है तो उस पर इतनी सख्त शराइत नहीं लगाई जाती थी। सऊदी अरब ने इस इमदाद का ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़िश्ता माह के दौरे के दौरान किया था। खबर के मुताबिक ये इमदाद IMF की तरफ से मिलने वाले कर्जे में ताख़ीर की वजह से दी गई है। मुआहदे के तहत सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने के लिए $3 अरब 1 साल के लिए देगी, लेकिन 3 दिन के नोटिस पर यह रकम वापस भी ली जा सकेगी। अगर पाकिस्तान किसी भी वजह से बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट करता है तो सऊदी हुकूमत अपने पैसों की फौरी अदायगी का मुतालबा भी कर सकती है। अगर सऊदी हुकूमत किसी भी वक्त पाकिस्तान से अपने $3 अरब तहरीरी तौर पर मांग लेती है तो पाकिस्तान 72 घंटों में ये रकम वापस करने का पाबंद होगा। सऊदी अरब से मिलने वाले उधार तेल की मद में पाकिस्तान को हर माह $10 करोड़ के तेल की सहूलत मिलेगी, जो 1 साल के लिए होगी और इस रकम पर पाकिस्तान को 3.8% सूद अदा करना होगा। इन मुआहदों की रूह से पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे पर सूद की अदायगी में ताख़ीर भी डिफॉल्ट के ज़मरे में आएगी। पाकिस्तान अगर मुआहदे की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरता तो उसे भी डिफॉल्ट ही करार दिया जाएगा। अगर किसी वजह से पाकिस्तान की IMF रुकनीत ख़त्म हो जाती है तो उसे भी डिफॉल्ट ही समझा जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने भी सऊदी अरब से मिलने वाले इस कर्जे पर आयद की जाने वाली शराइत की तस्दीक कर दी है। वाज़ेह है कि माजी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज दिया था उस पर शरह सूद 3.2% रखी गई थी, जो मौजूदा कर्जे की शरह सूद से 1/4 कम है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक भी सऊदी अरब से कर्ज पर 4% और उधार तेल पर 3.8% का कर्ज होगा और इन मुश्किल हालात में ये सऊदी पैकेज दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का सबूत है। देखिए, खुद मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि पुराने रेट पर ही सऊदी अरब कर्ज देगा और पुरानी शराइत पर। सऊदी अरेबिया के भी रेट जो पिछला जो था 3.2% वगैरह वही होगा और उसको कोई चेंज नहीं है, उसकी टर्म्स वैसे ही हैं जिस तरह पहले था। इन सब के दरमियान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है, जो इस माली साल के 4 माह में $5 अरब से तजावुज़ कर चुका है। हालांकि हुकूमत का पूरे साल का टारगेट ही $8 से $9 अरब का है, मगर सिर्फ अक्टूबर के महीने में $1.6 अरब के करंट अकाउंट खसारे ने हुकूमत और स्टेट बैंक दोनों को परेशान कर दिया है और मार्केट में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं। IMF से मुआहदे, सऊदी अरब से कर्ज और हुकूमती वज़रा के मईशत के हवाले से मस्बत दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपया संभल नहीं रहा है। जुमे की सुबह तो मुशीर खजाना ने वाज़ेह पैगाम दिया कि सट्टेबाजों की वजह से रुपए की कदर में कमी आ रही है, मगर रुपए की असल कदर यहाँ से बेहतर है और वो बेहतर हो भी सकती है। मगर उसके बाद जुमे के दिन रुपया और गिरा और आज मजीद गिरा और 176 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसमें दूसरी साइड पे जाएगा और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 10 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में $3.8 अरब की कमी आ चुकी है। महंगाई कम करने और दरामदात कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने, कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने, मुख्तलिफ दरामदात पर कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट 100% तक करने के इकदाम किए जा चुके हैं, मगर फिलहाल उसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं और नवंबर के महीने में दरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहने के खदशात हैं। खुद वज़ारत प्लानिंग और डेवलपमेंट की पहली सहमाही की मुआशी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद मुआशी सरगर्मियों के बाइस इम्पोर्ट डिमांड बढ़ने और मुस्तकबिल करीब में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निमटने के लिए जो 2 पॉलिसी फैसले किए गए वो 500 से ज़ायद अशिया की दरामदात पर कैश मार्जिन बढ़ाने और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को मार्केट पर छोड़ना है। वज़ारत मनसूबाबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की पॉलिसी दरामदात कम करने में नाकाम हुई है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी भी दरामदात कम करने में नाकाम हुई है।
कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट की पॉलिसी को भी 2008 में इस्तेमाल किया गया, मगर वो भी नाकाम हो गई। आगे रिपोर्ट लिखती है कि पाकिस्तान की दरामदाद का 5/4 हिस्सा जरूरी अशिया पर मबनी है, जिनकी दरामदाद को रोका नहीं जा सकता, जिसमें खाने पीने की अशिया, मशीनरी, टेक्सटाइल, इंटरमीडिएट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और तेल की दरामद शामिल है। इसलिए एक ऐसी वसी पॉलिसी की जरूरत है जिसका मकसद बरामदाद बढ़ाना हो, ना कि दरामदाद को कम करना हो। इसके साथ ही मार्केट दिसंबर में एक दफा फिर शरह सूद में मजीद इजाफे की तवक्को कर रही है। स्टेट बैंक ने इस माह 1.5% का इजाफा करके शरह सूद को 8.75% तक पहुंचा दिया। यह इजाफा भी तवक्कात से ऊपर था, मगर मार्केट में रेट में मजीद इजाफे की तवक्कात हैं। रेट पहले ही ऊपर चला गया था, एक साल का कायबोर 11% से ऊपर चला गया और आज हुकूमत ने 100 अरब के टारगेट की जगह 117 अरब रुपए PIB ऑक्शन के जरिए उठाए, तो 3 साल के लिए रेट में 2.4% का इजाफा देखा गया और रेट 11.34% हो गया। 5 साल के लिए 11.59% और 10 साल के लिए हुकूमत ने 11.79% पर मार्केट से पैसे उठाए, जो इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में मजीद इजाफा होने वाला है। इस पूरी सूरत हाल में क्या हुकूमत में कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है? क्या मैसेजिंग हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही है? हमारे साथ मईशत को कवर करने वाले 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, शहबाज राना और खुर्रम हुसैन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, आपकी जो स्टोरी है सख्त शराइत सऊदी अरब की, वो सारे के सारे हकाइक भी हमने अवाम के सामने रखे हैं। ये बताइए कि जो हालिया इक़दाम किए गए हैं, हुकूमत जो भी कह रही है, उनका ख्याल है कि अब करंट अकाउंट भी कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाएगा, हमें कहीं क्राइसिस की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे भी मिल गए, IMF के प्रोग्राम बहाली के लिए भी वो तेज़ी से शराइत को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक कम अज़ कम इत्मीनान है, या अंदर की खबर यही है कि इस वक्त हुकूमत में शदीद खदशात हैं कि करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा और मईशत को संभालना मुश्किल है? देखिए शाहजेब साहब, इसमें जो सबसे पहली रिपोर्ट आ गई है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की अपनी आ गई है ना, कि जी जो करंट अकाउंट खसारा है वो इन जितने भी आप स्टेप्स ले रहे हैं इससे ये कंट्रोल में नहीं होगा। और ये इससे पहले जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उसके अंदर भी यही चीज़ थी कि जी 80 to 90% जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर उसके ऊपर है, आइटम्स के ऊपर जो आपको इंपोर्ट करनी है, आपकी फूड है, आपकी मशीनरी है, आपकी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कंट्रोल तो नहीं लग रहा कि ये होगा। और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत के अंदर किसी न किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई घबराहट है। उस घबराहट की वजह से ये जो आपको इसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में नज़र आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप देख लें जो उसके मेयर्स हैं कि जब हम कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लगा देंगे, उसको जो है उस तरह मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। और खुर्रम हुसैन साहब, आप काफ़ी पहले से लिखना शुरू हो गए थे कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने वाले हैं, करंट अकाउंट के खसारे के प्रेशर आने वाले हैं, और ज़ाहिर है और वो अब नज़र भी आ रहे हैं, स्टेट बैंक खुद एक्नॉलेज भी कर रहा है इन तमाम बातों को। मगर आपको लग रहा है जो इक़दामात हैं इनके कुछ असरात आएंगे या फिर आप असरात नहीं आते नज़र आते? महंगाई का प्रेशर भी और करंट अकाउंट का प्रेशर भी अपनी जगह पर खड़ा रहेगा? कुछ वक्फे के लिए, कुछ हद के लिए तो खड़ा रहेगा शाहजेब। इनके जो भी स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं ये शुरुआत है, आगे जाके इनको मजीद और सख्त करने पड़ेंगे यही वाले स्टेप्स, और इनके असरात जो हैं वो लैग के साथ आते हैं, यानी कि 6 महीने तक लग जाते हैं इससे पहले कि इनके इफेक्ट्स फिर पकड़ना शुरू करें। तो कुछ तो वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अभी तो मजीद और महंगाई में इजाफा ही नजर आ रहा है, खास तौर पे क्योंकि ये अब मॉनेटरी प्रेशर्स के ऊपर फिस्कल प्रेशर्स भी आने वाले हैं, क्योंकि PDL 4 रुपए पर महीने अब चढ़ाना है इन्होंने, उससे जो रिकवरी है वो 350 अरब रुपए का टारगेट उन्होंने एग्री कर लिया है IMF के साथ। तो वहाँ से भी अब महंगाई के ऊपर मजीद और बोझ पड़ेगा। तो आई डोंट सी एनीथिंग ईजिंग अप एनी टाइम सून। शहबाज, मुआशी रिपोर्टिंग में आपने देखा होगा कि जब एक मैसेजिंग होती है, चाहे वो स्टेट बैंक की तरफ से हो या फिर वजारत ख़जाना की तरफ से हो, तो उस पर मार्केट्स रिएक्ट करती हैं। मगर हमने देखा जुम्मे को मुशीर ख़जाना ने कहा कि जी रुपया यहाँ से दूसरी तरफ भी जा सकता है, सट्टेबाजों को बड़ा सख्त पैगाम दिया, मगर जुम्मे को ही रुपया और गिर गया डॉलर के मुकाबले में। आज मंडे को भी गिर गया। हमने पिछले पूरे हफ्ते देखा कि स्टॉक मार्केट में ब्लड बात रहा। आज कुछ 1200 पॉइंट्स की रिकवरी स्टॉक मार्केट में ज़रूर देखी गई है। जो मैसेजिंग है वो क्यों नहीं नीचे ट्रांसमिट हो रही है? मार्केट्स रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हैं? जो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं वुज़रा, वो क्यों मार्केट नहीं ले रही? शाहजेब साहब, इसमें जो बुनियादी चीज़ होती है वो क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट होती है।
जब वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की बात करते हैं उसका मतलब होता है और उसको सीरियस लिया जाता है। इसी तरह जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बात करते हैं उसका कोई मतलब होता है और उसको सीरियस लिया जाता है। हुआ ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चूँकि जितने भी वादे किए गए, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई और जो तसल्लियाँ दी गई, यकीन दहानियाँ दी गई, डेडलाइंस दी गई, वो तमाम की तमाम जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। उसका नतीजा ये निकला है कि जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है वो एट स्टेक आ गई है। यही वजह आप देखें कि रुपए की कदर आज 176 जो है वो डॉलर के मुकाबले में जब क्रॉस की है, तो विच इज़ द लोएस्ट प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो जिसके ऊपर क्लोज हुआ है। वैसे बीच में आपको पता है कि वो 177 पे भी एक दफ़ा गया, बट जहाँ पे क्लोज हुआ वो 176 प्लस के ऊपर हो गया है। अब जो मशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने बात की है जी कि जो मूवमेंट है रुपए की वो दूसरी साइड पे भी जा सकती है। अगर आप पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे की प्रोजेक्शंस देख लें, ऑफिशियली तो अभी नंबर हमारे सामने नहीं उस तरह आ रहा है, 3% ऑफ द GDP कह रहे हैं अभी भी, विच सीम्स ऑप्टिमिस्टिक गिवन द फैक्ट कि आप 5.1 अरब डॉलर की जो करंट अकाउंट खसारा है 4 माह में बुक कर चुके हैं। और इसी तरह आप दूसरी साइड पे अगर देखते हैं जो आपके इन्फ्लोज आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी अगर 3 अरब डॉलर ये कह रहे हैं हो जाएंगी, तो इस महीने में जो नवंबर का है तो आपकी जो इंपोर्ट्स का फिगर वो 7 अरब डॉलर के करीब आ रहा है। ऑन एन एवरेज 4 अरब डॉलर का आपका गैप है, वो आपने फिल कहाँ से करना है? क्या आप सऊदी अरब का कर्जा लेकर वक्ती तौर पर जो अभी आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं, जो मैं हमेशा से कहता हूँ उधार लेके आपने बनाए हुए हैं, वो उसको बढ़ाना है? फिर जो एक और वो बात कर रहे हैं जी कि जो रुपए की मूवमेंट है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, क्या चीन आपको 3 अरब डॉलर दे देगा तो क्या उससे फिर आपको मिल जाएगा वक्ती तौर पे स्पेस? असल में जो बुनियादी मकसद है शाहजेब साहब, कोशिश पिछले 3.5 साल से यही रही है कि वो जो डंग टपाओ वाली अप्रोच है ना, उसके अब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर भी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी। जो वक्त की हुकूमत होती है उसके जो बयान की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारे दोस्त जो हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अक्सर वो फेक न्यूज़ की बात करते हैं। मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और मेंबर्स हैं उनकी आप स्टेटमेंट्स को उठा के देख ले, आधे वैसे बैन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हुकूमत के अपना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का बन चुका है। आप किसी को झूठा साबित करने के चक्कर में इस तरह के अगर बयान देंगे कि मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसका हल ये होता है, मैं लास्ट टाइम भी जब आपके प्रोग्राम में आया था कि एक टोटल कंप्लीट एक ब्रेक डाउन हो चुका है कम्युनिकेशन का गवर्नमेंट के अंदर, उसका अब नुकसान हो रहा है। अब दूसरी साइड पे मार्केट जो संभल नहीं रही, उसकी एक वजह यह भी है कि हम 12 जनवरी से पहले जो हमने इक़दाम करने हैं, क्या वो हम इक़दाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, डिस्पाइट ऑल वीकनेसेस शोन बाय द अपोजिशन पार्टीज, जो पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं वो रिफ्लेक्टेड है आपकी मार्केट के ऊपर। अगर हुकूमत ये इक़दाम कर लेती है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या काबीना और फिर पार्लियामेंट जो फाइनेंस बिल है, मिनी बजट 400 अरब रुपए के करीब का, वो इम्प्लीमेंट कर देगी, पास कर देगी इसी हालत में? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है क्या वो हुकूमत पास करवाया सकेगी इस हालत में? फिर जो सबसे बड़ी बात, कल आप देखेंगे जब 30 तारीख आ गई है, हुकूमत ने प्राइसेस कल दोबारा जो रिवाइज करनी है, उसके अंदर जो 4 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी जो मशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब खुद फरमा चुके हैं हर महीने बढ़नी है, क्या हुकूमत ये कल बढ़ाएगी? उसके साथ एक इसको आप क्लब करें एक दूसरी कंडीशन के साथ। दूसरी कंडीशन ये है कि अदर दैन 3-4 आइटम्स जो शौकत तरीन साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी फूड आइटम्स को छोड़ के, फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर मशीनरी को छोड़ के, जो IMF ने हमें प्रिंसिपल दिया कि 17% आपका जो GST है वो होगा। अगर मैं इस प्रिंसिपल को सामने रखता हूं तो आज मेरे पेट्रोल के ऊपर 0% है GST का रेट, तो अगर इसको 17% आपने लेके जाना, 4 पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, तो फिर बात किधर जाएगी? ये वो सारी चीज़ें अगर हुकूमत करती है तब फंसती है, अगर हुकूमत नहीं करती तब भी फंसती है। तो इट्स लाइक अ कैश 22 सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, जिसको मार्केट देख रही है। उसके ऊपर फिर एक कम्युनिकेशन गैप, फिर एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो उसमें क्लैरिटी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और खुर्रम हुसैन साहब, अब हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं, उससे स्पेस नहीं मिलेगा हुकूमत को कि लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ाए बगैर अपने PDL के जो टारगेट्स हैं, जो कि IMF से कमिट किया है, उनको एडजस्ट कर ले? लोकल मार्केट में कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, बजाय इसके कि लोकल मार्केट में कीमतें कम करें, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। और आपको एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मुझे इस पर भी बताइएगा कि आपको वो नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का भी और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बिटवीन स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है? खुश नहीं नजर आते फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त स्टेट बैंक के इक़दाम से? शाह साहब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, कुछ तो मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कहाँ तक गिरेंगी ऑयल प्राइसेस। तो फिलहाल तो लग रहा है कि जो थोड़ी सी भी अगर उनको स्पेस मिल जाए, कुछ तो से फायदा होगा, लेकिन ये काफी होगा या नहीं आई डोंट नो।
जितनी मनी सप्लाई क्रिएशन इन लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, आप अगर जनवरी से फॉलो करें ग्राफ को रियल मनी सप्लाई का और उसको लेके जाएं जून 2021 तक, तो कोई 21% इंक्रीज है रियल मनी सप्लाई में। ये आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी शार्प इंक्रीज। और ये शुरू जब जनवरी 2020 में हुआ था तो उसकी महंगाई का जो इफेक्ट होता है वो सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कोई लगभग अंदाजन 1 साल के बाद आता है। तो 2020 से अगर इंक्रीज शुरू हुआ है, आपने देख लिया कि मई 2021 में पहली उसके असरात आने शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। मई से लेके अगस्त तक एक्सचेंज रेट जो था वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करना शुरू हुआ और उसमें बहुत दबाव और प्रेशर्स में आना शुरू हुआ। और बाद में फिर हमें रिपोर्ट मिली कि $1.2 अरब स्टेट बैंक के बेचने पड़े मार्केट में जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस सिचुएशन। तो और उसके बाद फिर एकदम से महंगाई के असरात शुरू हुए। अभी ये वाले जो प्रेशर्स उन्होंने पैदा कर दिए थे जनवरी 20 से लेके जून 21 तक, उन 18 महीनों में वो अब्जॉर्ब नहीं हुए। उनको अब्जॉर्ब करना इज प्रायोरिटी नंबर 1। कुछ उनको सहूलत मिल जाएगी ऑयल प्राइसेस गिरने की वजह से, लेकिन जो अभी इन्होंने अपनी मनी सप्लाई को काबू करना है उसके लिए इनको इंटरेस्ट रेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए इनको मजीद और इस किस्म के जो स्टेप्स लेने हैं जो जिनकी शुरुआत ऑलरेडी उन्होंने कर दी है वो करने पे मजबूर होंगे ये लोग। एंड उसके फिर ग्रोथ पे असरात आने हैं और उसका जो महंगाई को काबू करने का इफेक्ट है वो लैग के साथ आएगा। तो अभी काफी और महीने हैं जो इन्होंने मुश्किलात से गुजरना है, हम सब ने मुश्किलात से गुजरना है। तो दूसरा सवाल जो आपका है, मुझे फंडामेंटली क्राइसिस जो नजर आ रहा है वो लीडरशिप का नजर आ रहा है, जो फिर मैनिफेस्ट कर रहा है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ पैनिक एंड हलचल जो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मची हुई है आजकल, और जो मैनिफेस्ट कर रहा है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में, कि उनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है इफेक्टिवली कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि उनके अल्फाज से लग रहा है कि इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और 5% ग्रोथ रेट हमारा आ जाएगा और वो तो एक्सीड करके 5.5% पे भी चला जाएगा। लेकिन उनकी एक्शंस को आप देखें, जो जिनकी अभी शहबाज ने भी लिस्ट बनाई है कि CRR रेज कर रहे हैं, इंपोर्ट मार्जिन लगा रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को एक हफ्ता आगे मूव करके 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं, 6 मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो उनसे उनकी एक्शन से तो लग रहा है पैनिक तो वहां नजर आ रही है। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि एक दिन में 2 क्लैरिफिकेशंस आई है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एक स्टेट बैंक से, दोनों अखबार में छपे हुए आर्टिकल्स के बारे में। तो वो अभी मैसेज को काबू में लाने के लिए बहुत हलचल वहां पे हो रही है। मार्केट में जो प्रेशर्स है उनको काबू में लाने के लिए हलचल हो रही है, लेकिन ना उनका आई थिंक मैसेज इतनी खास पकड़ उसको मिल रही है मीडिया में, ना उनकी जो एक्शंस हैं उनसे मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा मुतमईन हो रही। तो इस सब कुछ के लिए लीडरशिप एट द टॉप हैज टू रियलाइज, टॉप लेवल पे भी रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया है। कोविड के स्टिमुलस के नाम पे उन्होंने एक बबल क्रिएट कर दिया है और उस बबल से अब हवा निकालना जो है वो एक बहुत ही डेलिकेट और ट्रिकी काम है। और उस टाइम में उनको ग्रोथ की बात नहीं अब करनी चाहिए, उनको अपने प्रेशर्स और उनको काबू में लाने की बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस किस्म की बातें कि एक्सचेंज रेट जो गिर रहा है वो स्पेकुलेटर्स गिरा रहे हैं और हम देखते हैं उनको बड़ी मार पड़ेगी, और ये वाली बातें जो हैं इनसे मार्केट्स नहीं मुतमईन होती। ये इस किस्म की बातें जर्नलिस्ट को सुनाई जाती है ना कि मार पड़ेगी और क्या नहीं, लेकिन मार्केट प्लेयर्स को आप ये बातें नहीं सुना के काबू कर सकते। मार्केट जो है वो तो कोल्ड हार्ड रियलिटी और कोल्ड हार्ड फैक्ट्स के ऊपर चलती है। और अभी आप देख लें मार्केट नहीं मान रही इनकी बात। आप टी-बिल ऑक्शन बिड्स देख लें, आप PIB ऑक्शन बिड्स जो आज आई हैं उसमें भी मार्केट जो है जो इजाफी रिटर्न्स मांग रही है। एंड देन एक्सचेंज रेट प्रेशर्स के साथ अभी क्या होता है जैसे हम लोग आगे चलते हैं, खास तौर पे अगर स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल पास हो जाए जो बहुत बड़ी इफ है, बहुत बड़ी असम्पशन है, लेकिन अगर पास हो जाए तो एक ऑटोनोमस स्टेट बैंक फिर क्या आपके एक्सचेंज रेट को मार के नीचे लाने की कोशिश करेगा या उसको अपनी मार्केट डिटरमिन्ड पोजीशन ढूंढने देगा। बहुत शुक्रिया आपने अपने गुफ्तगू आपने सुनी। पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं और आपको बात करेंगे ब्रेक के बाद।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का मामला उसी अदालत में चला गया है जहां शरीफ खानदान के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साकिब निसार की ऑडियो लीक से मुताल्लिक दरख्वास्त आज दायर हो गई है, मगर मामला सिर्फ साकिब निसार की ऑडियो लीक तक महदूद नहीं रखा गया है। अदलिया से मुताल्लिक मजबूरी तौर पर 5 वाक़यात का जिक्र किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कुछ हालिया वाक़यात जो हुए हैं वो अवाम की नज़र में अदलिया की साख, उसकी शोहरत और आज़ादी को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इन वाक़यात में पहला वाक़या पनामा केस की JIT के क़याम से मुताल्लिक व्हाट्सएप कॉल का मामला है। दूसरा वाक़या इदारों की मुदाखलत से मुताल्लिक साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान है। तीसरा वाक़या नवाज शरीफ को सज़ा देने से मुताल्लिक जज अरशद मलिक की वीडियो का है। और चौथा वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी है। जबकि पांचवा वाक़या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का है। इसलिए इन तमाम मामलात की तहकीकात की जाए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन अहमद और सिंध जुडिशल कमीशन के रुकन सैयद हैदर इमाम रिजवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की सदाकत और तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसमें आला अदलिया के अराकीन या रिटायर्ड जजेस, कानूनी माहिरीन, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अराकीन शामिल हों। और ये आज़ाद कमीशन जामे इंक्वायरी करे ताकि साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की तस्दीक की जा सके। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनसे लोगों की नज़रों में अदलिया की साख मजरूह होती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप ने अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुँचाया है। अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बात का तयन ज़रूरी है कि साकिब निसार की ऑडियो असली है या जाली। ऑडियो रिकॉर्डिंग से ज़ाहिर होता है कि अदलिया बैरूनी फोर्सेस के दबाव में है और जो पहले वाक़यात बताए गए हैं वो भी यही तासुर देते हैं। और अब ये ज़रूरी हो गया है कि अपनी साख के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दिया जाए। इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए। ये बता दें कि ये पटिशन काबिल समाअत कैसे है, किसके खिलाफ रिट दायर की गई, हम क्या रिट जारी करें और किसे जारी करें, क्या आपकी दरख्वास्त हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप से मुताल्लिक है। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो क्लिप से मुताल्लिक है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है और ये ऑडियो उन्होंने रिलीज़ की है या किसी अमेरिका में बैठे हुए शख्स ने की है। अगर फ़र्ज़ भी कर लें कि ऑडियो दुरुस्त है तो इसका ओरिजिनल क्लिप कहाँ है। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया किसी रेगुलेशन के बगैर है, रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक इस अदालत का इख्तियार वसी है। आर्टिकल 199C के तहत ये अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि अदालत ने सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशल एक्टिविज़म में नहीं जाना है। जुडिशल एक्टिविज़म के बाइस अदलिया का पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। अदालत ने यह भी देखना है कि कोई फ्लड गेट ना खुल जाए। मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें मुख्तलिफ बयान ये बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती हैं। जिनके केसेस से मुताल्लिक टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है और जब वो अदालत नहीं आते तो अदालत को ये भी देखना है कि नीयत क्या है। दरख्वास्त गुजार ने इस बात की तायीद करते हुए कहा कि जो असल मुतासरा फरीक हैं वो सामने नहीं आते और यही मसला है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि ऑडियो टेप किसने रिलीज़ की और कैसे रिलीज़ की, क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये किया है। मेरे मुताल्लिक कहा जाता है कि कोई फ्लैट ले लिया, क्या इसकी इंक्वायरी करने बैठ जाएंगे। ऐसी तहकीकात से कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। इस पूरे मामले के बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात से मुताल्लिक केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस मामले पर एक आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुकी है और अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी एक आज़ाद कमीशन का मुतालबा कर रही है और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस केस के दरख्वास्त गुजार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन अहमद साहब। सलाहुद्दीन अहमद साहब बहुत शुक्रिया। आज जब समाअत हुई तब भी चीफ जस्टिस साहब ने तरमीन साहब ने सवालात उठाए कि जिनका केस है वो इस हवाले से कुछ कर नहीं रहे हैं। ज़ाहिर नून लीग ने जब से साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो आई है तब से उसको अपने केस का हिस्सा बनाने के हवाले से कोई वाज़ हिकमत अमली नहीं बताई है। फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। वो ये कहते हैं साकिब निसार साहब ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है, अदालत से रुजू नहीं किया है, ना वो मीडिया पर इस हवाले से आए हैं। नून लीग कहती है कि आला अदलिया इसका सू मोटो ले, उस हवाले से भी सू मोटो नहीं हुआ है। हुकूमत भी कह रही है कि तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खुला साजिश है। आप जब जाते हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकती है जब कोई भी फरीक उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है इस पर तहकीकात के हवाले से। जी शुक्रिया शाहजेब।
देखें, इसमें हम समझते हैं, मैं और जो मेरे को पिटिशनर हैं हैदर इमाम रिजवी साहब, हमने ये पिटिशन दायर इसलिए की है कि देखें ये जो तमाम फरीक हैं इस वीडियो ऑडियो टेप वगैरह में और जो मुतासरीन हैं वो अभी किसी ना किसी वजह से वो सामने आगे नहीं आए, मगर बात सोशल मीडिया पे भी आया है, टॉक शोज़ भी हो रहे हैं इस मौजू पे, और इस तमाम इशू से जो सबसे बड़ा अफेक्टी है मैं समझता हूँ वो हमारी आला अदलिया है कि उसकी गैर जानिबदारी पे, उसकी आज़ादी पे एक सवालिया निशान लग गया है। और देखें, जो सियासी जमातें हैं उनके सियासी मकासद भी होते हैं और वो अक्सर ये कानूनी कार्रवाई को भी अपनी सियासी मकासद की लाइट में देखते हैं और अक्सर वो ऐसी कानूनी चाराजोई नहीं करते जिससे उनको जो उनका हक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद उनका सियासी फ़ायदा किसी और चीज़ में हो। मगर बात ये है, देखें, जब तक ये जो ऑडियो है, और हमने सिर्फ इस ऑडियो का तस्करा नहीं किया, हमने दीगर भी पिछले 4-5 जो इस किस्म के एफिडेविट्स भी आए हैं, वीडियो टेप्स भी हैं, वो अरशद मलिक साहब की, उससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब के एफिडेविट हैं, ज़फ़र हिजाजी साहब का जो चेयरमैन SCCP थे उनके बयानात हैं। इन तमाम चीज़ की किसी भी लेवल पे डिफरेंट केसेस में डेफिनेटली इनका जिक्र तो हुआ है, मगर इस तमाम चीज़ की कोई तहकीकात नहीं हुई। तो हमारी जो आईनी दरख्वास्त थी उसका मकसद ये था कि ये तमाम जो कट्स लगते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इससे जुडिशरी की साख जो है वो मुतासर हो रही है, उसकी रेपुटेशन, उसकी इंडिपेंडेंस की जो परसेप्शन है वो मुतासर होती जा रही है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये तो हमारी जो दरख्वास्त है वो तो बेसिकली जुडिशरी को मौका देने के लिए है कि ऑब्वियसली जुडिशरी ना टॉक शोज़ पे आ सकती है, ना ट्विटर पे अपना जवाब दे सकती है। कम से कम अगर ये तमाम तर ये इल्ज़ामात जो हैं ये बेबुनियाद हैं, और तो कम से कम एक इंक्वायरी के तहत वो जो ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उनका वो सच हैं या नहीं है वो सामने आ जाएगा। और अगर ये सच हैं भी तो कम से कम एक लाइन ड्रॉ हो सकेगी कि 1 या 2 या 3 जजेस इसमें मुलव्वस थे, मगर उन जज साहिबान की वजह से या उन इल्ज़ामात की वजह से हमारी तमाम तर जो 99% जो हमारे जजेस ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनका किसी किस्म की इन हरकत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जो रेपुटेशंस है वो बचाने का मकसद है। और सर साहब, आपने ज़रा इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है उसकी ओनरशिप पहले ही अदालत ने ले ली थी कि हम ही ने अहकामात दिलवाए थे स्टेट बैंक को और SCCP को। फिर शौकत अली सिद्दीकी साहब का जो मामला है, उनकी तकरीर में उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। उस तकरीर का पस मंज़र क्या हो सकता था, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुई। अरशद मलिक साहब के हवाले से भी जो अरशद मलिक की अपनी मुबैना वीडियो थी उस हवाले से फैसला आ चुका सुप्रीम कोर्ट का, मगर उसका पस मंज़र क्या हो सकता था उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। एफिडेविट आ गया, साकिब निसार साहब का मामला आ गया। तो इनमें से जो 3 मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नहीं लिया है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फोरम है जहां से ये सारे के सारे मामलात निमट सकते हैं और तहकीकात हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकती है इस हवाले से? देखें, इन तमाम मामलात का जिक्र करने की वजह ये थी क्योंकि ये अगर देखें एक वन ऑफ कहीं से एक एलिगेशन लग जाए तो मैं नहीं समझता कि हर मामले में आपको कोई प्रॉपर जुडिशल इंक्वायरी या कोई कमीशन सेटअप करने की ज़रूरत है। अगर हर एक पासिंग एलिगेशन पे हम करना शुरू कर दिया तो नेचुरली उस बात की कभी कोई देयर नेवर बी एन एंड टू इट। मगर मसला ये है कि 5-6 डिफरेंट ज़राए से और बज़ाहिर अनकनेक्टेड ज़राए से अगर एक ही बात की जाती है तो फिर वो एक सीरियसनेस पब्लिक आई में अडॉप्ट कर जाती है जिसकी तहकीकात ज़रूरी होती है। अब आपने कहा कि ये तमाम मामलात किसी ना किसी सूरत में अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में गए, मगर अगर आप उनको देखें जहाँ तक ज़फ़र हिजाजी साहब की ऑडियो टेप की वो व्हाट्सएप की कॉल की बात थी, देखें
कोई इस किस्म की वजाहत नहीं आई कि क्या वजह थी कि वो जो अगर कोई मखसूस अफसर को नामजद करना था तो वो ऑर्डर का हिस्सा क्यों बनाया नहीं गया, बल्कि एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए क्यों कम्युनिकेट किया गया। देखिए उस पर कोई सवालात नहीं हुए, मगर बहरहाल वो एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसको आप एक साइड पे रख दें। मगर शौकत सिद्दीकी साहब का जहां तक ताल्लुक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बेशक उसमें कार्रवाई जरूर हुई थी, मगर आपको याद होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसमें कहा था कि हमें इस चीज से गर्ज ही नहीं कि आया शौकत सिद्दीकी साहब के जो इल्जामात हैं वो सही हैं या नहीं हैं। हम सिर्फ इसलिए शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि आया उन्होंने ये इल्जामात इस मौके पे बार एसोसिएशन जैसे पब्लिक फोरम के सामने करने चाहिए थे या नहीं। तो उन्होंने इस चीज पे कोई फाइंडिंग नहीं आई कि शौकत सिद्दीकी साहब को वाकईतन उनके पास एजेंसीज के अफसरान आए, केसेस की फिक्सेशन के हवाले से, फैसलों के हवाले से इंटरवेंशन हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस चीज में तो कोई तहकीकात नहीं हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा ये इल्जामात आपको इस मौके पे नहीं करने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बरतरफ कर दिया। उसी तरह अरशद मलिक साहब का वाकया है, आज तक इस चीज में तो तहकीकात नहीं हुई कि आया अरशद मलिक साहब ने जो वीडियो पे जो इकरार किया था, आया वो जो इकरार था वो सही था, या उन्होंने उसके बाद जो हल्फनामे पे कहा कि मुझे शरीफ फैमिली की तरफ से मुझे प्रेशर किया जा रहा था, क्या वो हल्फनामा सही था। इन तमाम चीजों में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उस तरह राना शमीम साहब की हो सकता है वो एफिडेविट बिल्कुल गलत हो, और मैं तो चाहता हूं और हमारे मकसद, हम तो सबसे ज्यादा खुश होंगे एक ऐसे आउटकम पे जिसमें एक साफ और शफाफ और गैर जानिबदार इंक्वायरी के बाद ये तमाम चीजें सामने आ जाएं कि ये इन तमाम 5-6 लोगों के जो तमाम तर इल्जामात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मगर वो तहकीकात के बगैर जो एक क्लाउड अब अदलिया के ऊपर, एक शको शहबात की जो एक सिचुएशन बन चुकी है, वो खत्म नहीं होगी। और जिस तरह मैं समझता हूं जजेस ने भी इस चीज का एतराफ किया है कि हम सिर्फ इन चीजों से नजरें फेर के, इनको इग्नोर करके या कंटेम्प्ट की पावर्स एक्सरसाइज करके हम इन इल्जामात को खत्म नहीं कर सकते। मैं समझता हूं इसलिए इसमें तहकीकात की अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे। तीन सालों से लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई। मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुतासरा फैमिली की वज़ीर आज़म और काबीना से मुलाकात करवाने और उन्हें सुनने की हिदायत की थी, जिसके लिए अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को पीर यानी आज मुलाकात की तारीख देने का हुक्म दिया था। लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल आज की समाअत में अदालत को मुतासरा फैमिली की वज़ीर आज़म और काबीना से मुलाकात का वक्त नहीं बता सके, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अगर एक बड़े आदमी का बेटा गायब होता तो रियासत का रद्द अमल कुछ और होता। उनका मजीद कहना था कि इस कोर्ट ने सिर्फ ये ऑर्डर किया कि वज़ीर आज़म और काबीना से मुतासरा फैमिली की मुलाकात का वक्त बताएं। अगर कोई शहरी लापता हो जाए तो ये इंतहाई संगीन जुर्म है। ये तो कोई तरीका नहीं कि मुतासरा खानदान कमीशन के पास मारे मारे फिरें। अदालत ने 1 दिसंबर को होने वाली अगली समाअत में वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की गुज़िश्ता समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गुमशुदा फैमिली का मानना है कि रियासत और उसकी एजेंसीज इसमें मुलविस हैं। अगर जबरी गुमशुदगियाँ ना हो रही हों तो फिर हम इस तरफ ना जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली मुतमईन नहीं है। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना की जिम्मेदारी है कि उन्हें मुतमईन करें। मुल्क में जबरी गुमशुदगी का रुझान मौजूद है, फैमिली को मुतमईन करें कि रियासत इसमें शामिल नहीं है। अगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने पीर तक तारीख ना बताई तो आइंदा सेक्रेटरी दाखिला पेश हो। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। लापता शहरी की बाजियाबी यकीनी बनाना भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगर आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कोई तारीख नहीं बताई, जिस पर अदालत बरहम नजर आई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो गुज़िश्ता 3 सालों से लापता हैं। उनकी वालदा और उनका 3 साला बेटा उनकी बाजियाबी के लिए 3 सालों से अदालतों और कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मुदस्सिर नारो की बाजियाबी का पता नहीं चल सका, जबकि मुदस्सिर नारो की बीवी इसी अरसे में उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाज करते करते रवां साल इसी दुनिया से चली गई। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि अगर किसी बड़े आदमी का बेटा अगवा हुआ होता
तो रियासत का रवैया मुख्तलिफ होता। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत मोतबर नाम दुनिया से रुखसत हो गया है। 6 दहाइयों तक शोबा सहाफ़त से मुंसलिक रहने वाले सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन 83 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने 1964 में कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी और फिर उसी साल अमली सहाफ़त में कदम रखते हुए बतौर रिपोर्टर अपने करियर का आगाज़ किया था। तकरीबन 60 साल पर मुहित अपने तवील सहाफ़ती करियर के दौरान पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सफ़े अव्वल के सहाफ़ती इदारों में इंतहाई अहम यानी एडिटोरियल पोजीशंस पर खिदमात अंजाम देते रहे। वो मुख्तलिफ अदवार में द न्यूज़, डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून समेत कई नामवर अखबारात से वाबस्ता रहे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी, जबकि 2002 से 2006 तक साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के सदर भी रहे। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सहाफ़त की एक आज़ाद, ताकतवर और प्रोग्रेसिव आवाज़ के तौर पर याद रखे जाएंगे। उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। आज पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सहाफ़ती बिरादरी उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।